सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सोने को और सोने से जुड़ी हुई सभी बातों को जानने वाले हैं और हम ये भी सीखने वाले हैं कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो आप टॉपिक के एंड तक बने रहिएगा जिससे कि सभी बातें आपको वन बाय वन समझ में आ सके। तो उसकी सभी प्रॉपर्टियों को भी जानने वाले हैं कि वायुमंडल में किस प्रकार से बिहेवियर करती हैं और इसका उपयोग हम अपनी लाइफ में कहां-कहां करते हैं। तो चलो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या जानना है कि जो सोना जो धातु होती है, क्या होती है? सोना क्या होती है कि धातु। ये जो धातु है इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? इस धातु का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Au। अब यहां से आपको कई बार कंफ्यूज चलता है क्या कि एक Ag धातु भी होती है। Ag किसे कहा जाता है? चांदी को कहा जाता है। और Au किसको कहा जाता है? सोने को कहा जाता है। और दोनों ही क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। इसके साथ जैसे कि हमने ये जाना कि सोने का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Au होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट जानना होता है क्या कि जो सोना होता है, सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक जानना होता है और परमाणु द्रव्यमान को सीखना होता है यहां से, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जो परमाणु क्रमांक है सोने का, वो लास्ट टाइम ग्रुप डी में पूछा हुआ था कि सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सोने का परमाणु क्रमांक होता है 79। कितना होता है? 79 होता है। तो नेक्स्ट परमाणु द्रव्यमान की यदि बातें की जाए तो सोने का परमाणु द्रव्यमान होता है 197। जबकि आपको यहीं से सीखना है किसके बारे में? चांदी के बारे में। तो चांदी का प्रतीक चिन्ह भी आप जान पाए हो, क्या? Ag। अब मैं आपको यहाँ दोनों साथ साथ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये दोनों एक ही वर्ग में आती हैं, दोनों ही मेटल हैं और दोनों एक बहुमूल्य धातुएं होती हैं जो आभूषण बनाने में ऐसे प्रयुक्त की जाती हैं। तो इन दोनों को हमारे को साथ ही जानना होता है। तो Ag चांदी हो गई। इस चांदी का परमाणु क्रमांक होता है 47। कितना होता है? 47। और यदि इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करें, एटॉमिक मास की यदि बात की जाए तो इसका एटॉमिक मास होता है 107। कितना होता है? 107। जबकि द्रव्यमान कितना? 107 और परमाणु क्रमांक कितना? 47 होता है। जबकि सोना एक धातु है, इसका Au प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक 79 होता है और द्रव्यमान कितना होता है? 197। हमने इससे पीछे के लेक्चर्स में ऐसे सीखा था कि यदि आपको किसी भी मेटल के बारे में या किसी तत्व के बारे में यदि परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान का पता है तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? परमाणु क्रमांक। तो जैसे मेरे पास Au है, इस Au के नीचे मैंने क्या लिखा? 79 लिखा। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है वो उसके नीचे लिखा जाता है, जबकि जो द्रव्यमान संख्या आती है वो द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर लिखी जाती है। इस प्रकार से पूरी फोटो यदि देखी जाए तो जो सोना होता है, सोने का पूरी फोटो इस प्रकार से ही होती है। 79 आप देखते ही समझ पाओ कि नीचे क्या है? परमाणु क्रमांक, ऊपर क्या है? परमाणु द्रव्यमान और बीच में एलिमेंट है, वो तत्व है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब यहां से हमारे को सीखना क्या है? हमारे पास दो चीजें आ गई, परमाणु क्रमांक पता चल गया, परमाणु द्रव्यमान पता चल गया। नेक्स्ट सीखना होता है क्या कि सोने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट हमें सीखना होता है क्या कि सोने में प्रोटॉन कितने होते हैं और सोने में न्यूट्रॉन कितने होते हैं। अब आप ये तीनों बातें तभी पता कर सकते हो जब आपको ये डायरेक्टली पता हो कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 79 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 197। तभी आप इन तीनों बातों को बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना किसी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होती है और उसमें उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। यदि किसी एलिमेंट के ऊपर आवेश हो, प्लस हो, माइनस हो, तब कंडीशन अलग लागू होती है। लेकिन यदि कोई भी एलिमेंट सामान्य अवस्था में होता है तो उसमें जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तीनों की संख्याएं हमेशा बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जबकि द्रव्यमान कितना है? 197 है। और यदि न्यूट्रॉनों की बात की जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या में से यदि परमाणु क्रमांक कम करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि परमाणु द्रव्यमान में से यदि हम प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक, आप तो ऐसे समझ लो कि परमाणु क्रमांक, क्या? परमाणु क्रमांक
यदि ये अंतर कर दें तो किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉनों के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉनों के बराबर होता है। तो यहां से न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकल के आएगी? 197 में से 79 कम करेंगे तब ही हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या आने वाली है। तो जैसे ही हमने 197 में से 79 कम किया तो हमारे पास बचता है कितना? 118। और ये 118 कौन सी संख्या आ गई? सोने में न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। चलिए नेक्स्ट आगे सीखते हैं हम किसके बारे में? इसी सोने के बारे में और जो अन्य बातें हैं उनको सीखते हैं। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 होता है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 197 होता है। नेक्स्ट सीखने वाले हैं। यहां से हम किसके बारे में? सोने के ही बारे में जानने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम सोना नहीं लिख के हम यहां लिख देते हैं क्या? एयू लिख देते हैं कि एयू की अन्य बातें क्या होती हैं। जो एयू आता है, जो सोना आता है, इस सोने का लैटिन नाम क्या होता है? सोने का लैटिन नाम होता है क्या? ओरम। क्या होता है लैटिन नाम? ओरम होता है। जैसे चांदी का अर्जेंटम होता है उसी प्रकार एयू का लैटिन नाम क्या होता है? ओरम होता है। इसके अलावा जो सोना होता है, सोने के मेनली दो इंपॉर्टेंट अयस्क होते हैं। वो महत्वपूर्ण अयस्क कौन से हैं? एक तो है कौन सा? कैल्वेराइट। क्या है? कैल्वेराइट है। और दूसरे वाला है क्या? सेल्वेनाइट। क्या है? सेल्वेनाइट। तो इनको हमारे को एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि सोने के मुख्यतः कौन कौन से अयस्क होते हैं। तो आपको बताना है कि सोने के मुख्यतः दो अयस्क होते हैं। एक तो होता है कैल्वेराइट और एक होता है सिल्वेनाइट। सेल्वेनाइट या सिल्वेनाइट भी कहा जाता है उसको। तो महत्वपूर्ण अयस्क भी जान पाए हो। नेक्स्ट यहां से हमें क्या सीखना है सोने के बारे में? कि जो सोना होता है इसका लैटिन नाम ओरम होता है, अयस्क इसका कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट होता है। नेक्स्ट सीखना होता है यहां से हमें क्या? कि सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रकृति में मुक्त और मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट सोने के बारे में यदि बात की जाए तो भारत में कितना सोना होता है? कितना परसेंट सोना है? संसार का मात्र 2% सोना ही भारत में उपस्थित है। यानी कि संसार में जितना सोना है, संसार का 2% सोने का उत्पादन की कहां होता है? भारत में होता है। और सोने की खान के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक। जैसे कि वहां की जो सोनार की खान है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। उत्पादन भारत में होता है। चलिए आप यहां से क्या क्या सीख पाए हो? कि सोने का लैटिन नाम क्या होता है? ओरम होता है। सोने के मुख्यतः दो महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं, कैल्वेराइट और सेल्वेनाइट। नेक्स्ट सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। संसार का मात्र 2% सोने का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। तो आप उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। हम यहां से नेक्स्ट सीखने वाले हैं आवर्त और वर्ग के बारे में, कि सोना वर्ग नंबर किस में आता है और आवर्त नंबर किस में आता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहा जाता है और आवर्त किसे कहा जाता है। जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हमें दो प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। एक तो इसे ऐसी वाली लाइनें दिखाई देती हैं आवर्त सारणी में, और यदि हम आवर्त सारणी में देखें तो कुछ हमारे को इस प्रकार की लाइनें दिखाई देती हैं। तो जो ऐसे वाले बॉक्स होते हैं ये टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ग्रुपीय वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुपीय वर्ग। नेक्स्ट ऐसी वाली जो लाइनें होती हैं आवर्त सारणी में उनको कहा जाता है क्या? आवर्त। और पीरियोडिक टेबल में टोटल आवर्त की संख्या कितनी होती है? टोटल आवर्त की संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है। तो ये भी ग्रुप डी का जो एग्जाम था उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन रिवाइज हुआ है कि वर्ग कितने होते हैं आवर्त सारणी में? 18। और आवर्त कितने होते हैं आवर्त सारणी में? कितने? 7। अब नेक्स्ट हमें यहां से क्या सीखना है? नेक्स्ट सीखना है कि जो सोना होता है ये सोना आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में आता है और कौन से वर्ग में आता है।
तो आपको डायरेक्टली पता क्या रखना है, सोना और जो चांदी होता है, सोना और चांदी वर्ग नंबर कौन से में आता है, 11वें में आता है। और आवर्त नंबर, सोना का आवर्त कौन सा है, सोने का आवर्त होता है 6, कौन सा वाला होता है, 6 होता है। वर्ग कौन सा होता है, 11, आवर्त कौन सा है, 6। पीरियोडिक टेबल में टोटल वर्ग 18, पीरियोडिक टेबल में टोटल आवर्त कितने, 7। ये यहां से ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है कि सोने का वर्ग कौन सा होता है, 11 और आवर्त कौन सा होता है, 6। और यदि आपको ऐसे पूछा जाता है कि टोटल वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18, और टोटल आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सोने के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, कि सोने के प्रॉपर्टियां क्या होती हैं, सोने के गुण क्या होते हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला गुण पढ़ते हैं सोने का कौन सा, कि सोना क्या है, एक धातु है। क्या है, सोना एक मूल्यवान धातु है, मूल्यवान धातु है। ये बात तो आप सब लोग जानते होंगे कि सोना जो होता है ये एक मूल्यवान मेटल है। नेक्स्ट सेकंड हमें जानना है क्या, कि सोना अत्यधिक, सोने में अत्यधिक सोने में अत्यधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। अब तन्यता क्या होता है, अब यहां से हमें सीखना था क्या, तन्यता के बारे में, कि तन्यता होती क्या है। फर्स्ट बात तो आपको एग्जाम में ऐसे कैसे पूछा जाता है कि निम्न में से किस धातु में तन्यता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, या कौन सी तन्य धातु होती है, तब आपको फर्स्ट चॉइस में कौन सा लेना है, सोना लेना है, कि सोने में तन्यता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो तन्यता क्या होता है, किसी भी मेटल को किसी पतले तार के रूप में खींचना, वो उसका तन्यता का गुण कहलाता है। जैसे कि हमने सोना लिया, इस सोने को पतले तार के रूप में बदल सकते हैं, और पतले तार के रूप में बदलने का जो गुण होता है धातुओं का, उस गुण को कहते हैं क्या, तन्यता। तो सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, सोने में। नेक्स्ट, यदि सोना आपके पास नहीं है ऑप्शन में, तो सेकंड चॉइस पे लेना है आपको किसको, चांदी को, कि सोने के बाद तन्यता का गुण किसमें ज्यादा पाया जाता है, एजी में पाया जाता है, चांदी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमें यहां से सीखना है क्या, कि सोने में आघात वर्धनीयता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता पाई जाती है, आघात वर्धनीयता पाई जाती है। अब यहां से हमें और जानना था कि आघात वर्धनीयता क्या होता है, किसी भी धातु को पीटकर पतले चद्दर के रूप में बदलना, वो उसका आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता का गुण। यहां से दो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तन्यता के बारे में पूछा जाता है और एक आघात वर्धनीयता के बारे में पूछा जाता है। हमने ऐसे तो सीख चुके हैं हम कि तन्यता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, सोने में, उसके बाद किसमें, चांदी में। नेक्स्ट हमें यहां से सीखना है आघात वर्धनीयता के बारे में। तो आघात वर्धनीयता को जान पाए होंगे। आघात वर्धनीयता क्या है, किसी भी धातु को पीटकर पतले चद्दर के रूप में बदलना, वो उसका आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। और आघात वर्धनीयता का गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, फर्स्ट चॉइस पे हमें क्या लेना है, सोना, कि सोने में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। लेकिन यदि आपको कभी कभार ऑप्शन में यदि सोना नहीं मिल पाता है, तब हमारे को सेकंड चॉइस उठानी है, कौन सी, एजी, चांदी उठानी है। तो यही क्रम हमने किसमें पढ़ा था, तन्यता में, कि तन्यता का गुण सबसे ज्यादा किसमें, सोने में पाया जाता है, उसके बाद किसमें पाया जाता है, चांदी में पाया जाता है। तो वही आघात वर्धनीयता का क्रम लगाना है जैसा हमने तन्यता में सीखा। चलिए नेक्स्ट इसके आगे वाले गुण के बारे में पढ़ते हैं। सोना विद्युत का सुचालक होता है। सोना विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। इसमें धारा का प्रवाह हो सकता है सोने में, इस कारण ये क्या है, विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है। नेक्स्ट फिफ्थ बात जानते हैं किसके बारे में। फिफ्थ बात इसकी कौन सी होती है, यह वायु से कोई क्रिया नहीं करता है। क्या नहीं करता है, यह वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। कौन नहीं करता है, सोना नहीं करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है।
कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। यानी कि यदि हम जैसे कि हम लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो उसको कुछ दिनों के बाद हम उसको देखते हैं तो उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, यानी कि उसकी जो परत होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। और संसारण से रिलेटिव हमने टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को चेक करें और प्लेलिस्ट से आप जितने भी टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं उनको सभी को आप 1 बाय 1 देखिएगा। तो संसारण से रिलेटिव आप टॉपिक देख ही लोगे कि संसारण किसे कहा जाता है, संसारण से रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो हमें यहां से क्या जानना है कि लोहा क्या हो जाता है, संसारित हो जाता है। यदि लोहे के स्थान पे यदि हम किसी सोने की वस्तु को रखते हैं तो सोना कभी भी कोई संसारित की घटना से क्षतिग्रस्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में ये जो सोना होता है वो किसी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, इस कारण इसमें सबसे कम संसारण होने की क्षमता होती है। तो ये वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट 6 नंबर पे हमें सीखना है क्या कि यह सार से भी कोई क्रिया नहीं करता है। अम्ल और सार आप जानते होंगे, तो अम्लों से जो क्रिया करता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहां से सिर्फ आपको पता रखना है क्या कि यह सार से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो आप इन गुणों को अपनी नोटबुक में लिखा होगा आपने, आप अपने हाथ से इन सभी क्वेश्चन जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता हूं उनको सभी को आप अपने नोटबुक में लिखा करो, जिससे कि आप जैसे कि आगे यदि उनको देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ सके कि सोना एक मूल्यवान धातु है। सोने में अत्यधिक तन्यता का गुण पाया जाता है, सोने में आघात वर्धनीयता पाई जाती है, सोना विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है, यह वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, ना ही यह सार से कोई प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट हमें जानना है कि जो सोना होता है, सोना अम्लों के साथ किस प्रकार से क्रिया करता है। तो इसके हमने 6 गुण देख चुके हैं इसके। नेक्स्ट वाला गुण देखने वाले हैं इसका कि सोना अम्लराज में घुलनशील होता है, अम्लराज में घुलनशील होता है। किसमें घुलनशील होता है? अम्लराज में घुलनशील होता है। अब यहां से और नई चीजें सीखनी है हमारे को किसके बारे में? अम्लराज के बारे में कि अम्लराज क्या होता है। 2 अलग अलग प्रकार के अम्ल होते हैं, उनको यदि हम किसी खास अनुपात में मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन, जो विलयन हमारे पास बनता है उसको कहते हैं क्या? अम्लराज। और इसी अम्लराज को कहा जाता है क्या? एक्वा रेजिया। क्या कहा जाता है? एक्वा रेजिया कहा जाता है। तो आप कहीं कंफ्यूज मत होना, अम्लराज और एक्वा रेजिया एक ही चीज है। तो सोना किसमें घुलनशील होता है? एक बात तो क्वेश्चंस में ऐसी पूछी जाती है कि सोना किसमें घुलनशील होता है? एक्वा रेजिया या अम्लराज में घुलनशील होता है। अब नेक्स्ट हमें यहां से सीखना है कि एक्वा रेजिया या अम्लराज क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि एक्वा रेजिया में अलग अलग प्रकार के अम्ल होते हैं। एक अम्ल होता है कौन सा? HCl, और दूसरे वाला अम्ल होता है कौन सा? HNO3 होता है। तो इन दोनों ही अम्लों से मिलकर क्या बना होता है? एक्वा रेजिया बना होता है। HCl को कहते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। RS का जो 2016 या 17 का पेपर लगा था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो HNO3 होता है, इस HNO3 को कहते हैं क्या? नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। तो अब यहां से आप सीख पाए हो क्या कि एक्वा रेजिया अम्लराज में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3। अब यदि इनके अनुपात की बात करें तो HCl का अनुपात होता है 3 और HNO3 का अनुपात होता है कितना? 3:1 इनका अनुपात होता है। यदि HCl और HNO3 को 3:1 में मिक्स करते हैं तो जो विलयन, जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं क्या? एक्वा रेजिया। उसे कहते हैं क्या? अम्लराज। और ये सोने को घोलने के काम में लिया जाता है। और ये एक्वा रेजिया सोने को ही नहीं है, सोने के अलावा प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी अपने में विलय कर लेता है, अपने में घोल लेता है। तो आप यहां से क्या सीख पाए हो? आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। एक तो एक्वा रेजिया के बारे में पूछा जाता है कि सोना किसमें घुलनशील होता है। नेक्स्ट हमें पूछता है एग्जाम में क्या कि एक्वा रेजिया में क्या क्या पाया जाता है या किस किस से बना होता है? HCl और HNO3, या में से कह दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनके अनुपात से कि एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, 3:1। अब यदि आपको कहीं अनुपात पूछा जाता है तो वहां सबसे पहले क्वेश्चंस में हमें नोट करना है कि इनका क्रम क्या है। जहां कहीं भी अभी आपको यदि एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है, तब हमें बताना होता है 1:3। जबकि यदि हमें HCl और HNO3 का अनुपात पूछा जाता है तो हमें बताना होता है क्या, 3:1। तो कहीं भी यदि आपको अनुपात में क्रम पूछे तो क्रम के अनुसार ही आपको उत्तर बताना है। तो आप यहां से इसके सभी गुणों को जान पाए होंगे। अब हम सीखने वाले हैं कि सोने की शुद्धता किसके बारे में सीखने वाले हैं, सोने की शुद्धता के बारे में सीखने वाले हैं कि सोने की शुद्धता कितने % होती है, किसमें मापी जाती है, इन सभी चीजों को जानने वाले हैं। सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो सोने की शुद्धता होती है, इस शुद्धता को मापा जाता है किसमें, कैरेट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, कैरेट में मापा जाता है। बहुत बार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोने की शुद्धता को किसमें मापा जाता है, तो किसमें मापते हैं, कैरेट में मापते हैं। अब यहां से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला होगा कि सोने की शुद्धता को किसमें मापा जाता है, कैरेट में मापा जाता है। और 100% जो शुद्ध सोना होता है, 100% जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट के बराबर होता है, वो कैरेट के बराबर होता है 24 के। कितने कैरेट के बराबर होता है, 24 कैरेट के बराबर होता है। आपको ये भी क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है कि 100% शुद्ध सोना कितने कैरेट के बराबर होता है, कितने कैरेट के बराबर होता है, 24 कैरेट के बराबर होता है। नेक्स्ट, जो आभूषण बनाया जाता है, आभूषण कितने कैरेट के बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं 22 कैरेट के। कितने के बनाए जाते हैं, 22 कैरेट के। कि सिर्फ 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि अभी हमने इसकी सोने की जब प्रॉपर्टियां पढ़ रहे थे तब हमने वहां से सीखा था कि सोने में तन्यता का गुण सबसे ज्यादा होता है, यानी कि पतले तार के रूप में बदलना। जैसे कि हमने सोने की क्या एक रिंग बनाई, तो रिंग बनाई, यदि हमने 24 कैरेट सोने का इसमें इस्तेमाल किया है तो ये कभी भी अपनी एक आकृति में नहीं रह सकती। क्यों, क्योंकि इसमें तन्यता का गुण होने के कारण इस पे थोड़ा सा दबाव पड़ने पर ही अपनी आकृति बदल देगी। तो सोने को कठोर बनाने के लिए हमें इसकी कैरेटता में क्या करनी पड़ती है, कमी करनी पड़ती है और कोई दूसरी धातु इसमें मिलाई जाती है। इस कारण आभूषण कभी भी 24 कैरेट के नहीं बनाए जाते हैं और बनाए कितने कैरेट के जाते हैं, 24 कैरेट के बनाए जाते हैं। लेकिन अब हमें इसे दो भाग में और क्या मिलाना पड़ता है, और मिलाना पड़ता है इसमें क्या, सीयू मिलाना पड़ता है। यानी कि जब भी हमें आभूषण बनाते हैं तब हमें 22 कैरेट का उपयोग तो करते हैं, किसका, तब हम 22 कैरेट का उपयोग तो करते हैं किसका, सोने का। जबकि जो दो भाग बच गए उस दो भाग में यूज किया जाता है किसका, कॉपर का। किसका किया जाता है, कॉपर का। अब हमें एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि सोने को कठोर बनाने के लिए कौन सी धातु आभूषणों में मिलाई जाती है, तब हमें बताना है कॉपर मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, कॉपर, जिससे कि उसकी आकृति वैसे की वैसे बनी रहे। तो आप यहां से क्या क्या सीख पाए, सोने की शुद्धता किसमें मापते हैं, कैरेट में। 100% शुद्ध सोना कितने कैरेट, 24 कैरेट के बराबर। आभूषण कितने कैरेट के, 22 कैरेट के। और 22 कैरेट के अलावा आभूषण में कौन सी धातु मिलाई जाती है, कॉपर। क्यों, क्योंकि उसकी कठोरता को बनाए रखना है हमें। नेक्स्ट, अब यहां से पूछा जाता है आपको प्रतिशत कि 22 कैरेट में सोने का कितना प्रतिशत होता है। अब यदि आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप थोड़ा इधर देखिएगा कि यदि आपको 22 कैरेट में कहीं प्रतिशत निकालना है सोने का, कि 22 कैरेट में सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो टोटल कितना होता है, 24। तो जितना निकालना है हमें, जितने भी कैरेट के पूछा हो आपको, 5, 10, 15, 20, 24 तक जितने भी कैरेट के बारे में आपको प्रतिशत के बारे में पूछा हुआ है तो उसको लिखना है हमें कहाँ, ऊपर। और टोटल कितना होता है, 24 कैरेट होता है, इसको लिखना है इस प्रकार से। और जब भी हम प्रतिशत में लिखते हैं तो हमें उसको गुना करना होता है किससे, 100 से। तो जैसे ही हमने इसको 4 से काटा तो ये तो आ गया 25 और ये क्या आ गया, 6 आ गया। ये भी क्या आ गया, 11 और 3। और इसको यदि हम 11 को 25 से गुना करते हैं तो ये आता है 275/3। 275/3 लगभग होता है किसके बराबर, 92% के बराबर। कितने % के बराबर होता है, 92% के बराबर होता है।
तो जब हम आभूषण बनाते हैं तो उसमें 92% तो होता है क्या, सोना, और उसमें 8% होता है क्या, कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर। तो अब आपको यहां से कितने भी कैरेट की पूछा जाए, जैसे कि हमारे पास ऐसे आई कि 18 कैरेट में सोने का प्रतिशत बताओ, तो हमें लिखना है 18/24 इंटू लिखना है कितना, 100 लिखना है। ये हमारे पास किसका आ जाएगा, सोने का प्रतिशत आ जाएगा। तो आपको ऐसा कई छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमें यहाँ से एक पॉइंट और सीखना है, क्या कि आपने ऐसे सुना होगा कृत्रिम सोना सुना होगा, झूठा सोना सुना होगा, उसके बारे में और पढ़ना है कि कृत्रिम सोना क्या होता है, झूठा सोना क्या होता है। अब यहां से हमें नेक्स्ट पॉइंट सीखना है किसको, रोल्ड गोल्ड को सीखना है। रोल्ड गोल्ड को सीखना है कि ये क्या है। रोल्ड गोल्ड है, इसे कहते हैं कृत्रिम सोना। क्या कहते हैं, कृत्रिम सोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम सोना। क्योंकि दिखने में किसके समान दिखता है, सोने के समान दिखता है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम सोना। लेकिन इसमें सोने की मात्रा नहीं होती है। कभी आपको ऐसे पूछा जाए कि कृत्रिम सोना किसे कहते हैं, तब हमें बताना है क्या, रोल्ड गोल्ड को कृत्रिम सोना कहा जाता है। क्या इसमें सोने का उपयोग होता है, या क्या इसमें सोने की मात्रा पाई जाती है, नहीं। ये कृत्रिम सोना होता है, सोने की जैसा दिखाई देता है। क्या करता है, सोने की जैसे दिखाई देता है। क्या करता है, दिखाई देता है। और जो रोल्ड गोल्ड होता है, इस रोल्ड गोल्ड में होती है कॉपर होती है, और क्या पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कॉपर और एल्यूमिनियम पाया जाता है। जो रोल्ड गोल्ड जो मिश्र धातु होती है, इसमें कॉपर का प्रतिशत होता है कितना, 90, और एल्यूमिनियम का प्रतिशत होता है कितना, 10 होता है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम का कहीं मिक्स है तो वो सोने की जैसे दिखाई देगा, और उसे कहते हैं क्या, रोल्ड गोल्ड कहते हैं। कॉपर का प्रतिशत 90 होता है और एल्यूमिनियम का कितना होता है, 10% होता है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कुछ जैसे कि हमें मार्केट से ज्वेलरी के सामान लाते हैं, तो कुछ ऐसे सामान होते हैं जो सोने की जैसे दिखते हैं लेकिन उसमें सोना कभी भी नहीं होता है, वो बनाए जाते हैं इस रोल्ड गोल्ड के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, रोल्ड गोल्ड के बनाए जाते हैं। यानी कि हम कह दें कि सस्ते जो आभूषण होते हैं, सस्ते आभूषण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी इसका एक इंपोर्टेंट पॉइंट था। ये तो था क्या, कृत्रिम सोना, यानी कि सोने के जैसे दिखाई देने के कारण इसे कृत्रिम सोना कहा जाता है। और इसमें किस किस की मात्रा होती है, कॉपर और एल्यूमिनियम की। यदि कहीं आपको प्रतिशत के बारे में पूछा जाता है तब भी बता सकते हैं। और नेक्स्ट बात आपको ऐसे पूछी जाए कि सोने जैसे दिखाई देने वाले आभूषण किसके बने होते हैं, तब आपको बताना है क्या, रोल्ड गोल्ड के बने होते हैं, जो कॉपर और एल्यूमिनियम की मात्रा उसमें पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं किसको, झूठा सोना। झूठा सोना एक अलग होता है और कृत्रिम सोना एक अलग होता है। जो झूठा सोना होता है, झूठा जो सोना होता है, ये झूठा सोना कहा जाता है किसको, आयरन पाइराइट को। किसको कहा जाता है, आयरन जो पाइराइट होता है, इस आयरन पाइराइट को क्या कहा जाता है, झूठा सोना कहा जाता है। जबकि कृत्रिम सोना किसे कहते हैं, रोल्ड गोल्ड को कहते हैं। तो आप यहां से सीख पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट हमें सीखना है क्या, सोने के उपयोग की, सोने का उपयोग कहां कहां करते हैं। तो सोने का उपयोग कहां कहां करते हैं, आभूषण बनाने के लिए सोने का उपयोग किया जाता है, जैसा आप सब लोग जानते होंगे। और सोने का उपयोग, नेक्स्ट उपयोग हम कहां बता सकते हैं, जो सिक्का धातुएं होती हैं, जैसे कि कुछ सिक्के होती हैं, कुछ मुद्राएं होती हैं, उन मुद्राओं को बनाने के लिए सोना, चांदी, लोहा, ऐसी धातुओं का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि प्राचीन काल में सोने के सिक्के का उपयोग किया जाता था। तो सिक्के बनाने के लिए, या हम ऐसे कह दें कि मुद्रा बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, सोने का उपयोग किया जाता है। तो आप सोने से जुड़ी हुई सभी बातों को जान पाए होंगे। इसी प्रकार आप मेरे साथ चैनल पे बने रहिए, जिससे कि आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, नए वीडियो में हम फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।